Hello, friends. I welcome you all to this new session of Weekly Current Affairs. और आज हम 7 सितंबर से लेके 20 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो न्यूज़ में था दैट वाज रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। अब ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या है कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके इलीगली रेलवे में जो ऑनलाइन बुकिंग होता था तत्काल टिकट्स का, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कर लेते थे एजेंट लोग, जिससे कि जो रियल में इसके नीड करते थे या ऑनलाइन करते थे, उन्हें जब तक वो ऑनलाइन हो पाते थे तब तक सारे टिकट्स जो है ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के थ्रू बिक चुका होता था। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या करता था कि जो कैप्चा कोड आता है उसको बाईपास कर देते थे। अब जिन्होंने ऑनलाइन रेलवे बुकिंग किया होगा उन्हें पता होगा कि कैप्चा कोड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब चूंकि ये कैप्चा कोड ऑलरेडी बाईपास कर देता था और साथ साथ पेमेंट में भी टाइम होता है, तो पेमेंट भी ये ऑटोमेटिक लिंकेज होता था, जिसके कारण कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बहुत ही जल्दी टिकट्स बुक हो जाते थे। तो फॉर दैट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको बैन कर दिया है और 50 लोगों को अरेस्ट भी किया है, आसाम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और गुजरात में, जो इसको इलीगली यूज करते थे। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये बांग्लादेश का न्यूज है कि आजकल हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा फेक न्यूज चल रहे हैं ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया पे। एक प्रोपेगेंडा या कोई एक फेक न्यूज, र्यूमर्स, जिसके कारण बहुत सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था। इसी तरीके का एक फेक न्यूज चला था अगेंस्ट तस्लीमा बेगम रेनू। तस्लीमा बेगम रेनू जो है वो बांग्लादेश की थी और एक फेक न्यूज चला था जिस र्यूमर के कारण इसे पीट पीट के लोगों ने मार दिया था। तो इसको रोकने के लिए इसके एनिवर्सरी पे एक बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक असोल चीनी, असोल बांग्ला वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होगा सच्ची या इंग्लिश में रियल, और चीनी सुगर। तो रियल सुगर या असोल चीनी ये एक स्पेशल कैंपेन है जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू कर्ब दी फेक न्यूज। और इसमें उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चालू किया है, दरबार। और दरबार में हर एक क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वार्ड लेवल पे 2 एम्बेसडर होंगे जो लोगों में ये फैलाने की कोशिश करेंगे कि रियल न्यूज कौन सा है और फेक न्यूज कौन सा है। नेक्स्ट इज दैट इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल सर्विसेज ने एक चालू किया है 5 स्टार विलेज स्कीम। अब ये जो 5 स्टार विलेज स्कीम है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने चालू किया है और इसका लक्ष्य है 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। पोस्टल स्कीम जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इस सब को ग्राउंड लेवल तक या विलेज लेवल तक पहुंचाने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने चालू किया है। और ये किसके थ्रू करेंगे? ये करेंगे ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत। और हर एक ग्राम में या हर एक विलेज में 5 मेंबर की टीम होगी जो डोर टू डोर जाके, दरवाजे दरवाजे जा करके लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा उन्हें इस प्रोग्राम से जोड़ेंगे। तो दैट वाज व्हाट वाज 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। ये एक इंडेक्स है दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020।
अब ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ये देखता है कि देश में इकोनॉमिक फ्रीडम कितना है। दैट इज कि यदि कोई प्राइवेट में बिजनेस करना चाहता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो मार्केट रूल्स हैं, वो कितना बिजनेस फ्रेंडली है। तो इसमें इंडिया को 105th पोजीशन मिला है। दैट इज पिछले साल इंडिया का रैंक जो था वो 79 था और अभी हम उससे थोड़ा नीचे आए हैं, रेदर 26 पॉइंट नीचे आए हैं और अब हमारा रैंक जो है वो 105th हो गया है। जो फर्स्ट रैंक पे हैं वो स्विट्जरलैंड है। दूसरा फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है 14 सितंबर 2020। 14 सितंबर 2020 हम हिंदी दिवस मनाते हैं थ्रू आउट कंट्री। ध्यान रहे कि जो भारतीय या नेशनल हिंदी दिवस है या हिंदी डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को, और जो वर्ल्ड हिंदी डे है इंटरनेशनल, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को हर एक साल। अब 14 जनवरी को जो हिंदी दिवस राष्ट्रीय लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसी दिन जो है हमने इस हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया है। और आपको पता होगा हिंदी जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये देवनागरी इसकी स्क्रिप्ट है। 14 सितंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विद इंग्लिश एक्सेप्ट कर लिया या इसको अडॉप्ट कर लिया। और इसी के उपलक्ष्य में सिंस 1953 इस डे को या 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसमें आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 351 भारतीय संविधान का कहता है कि ये केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हिंदी को प्रमोट करें एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अलावा आपको पता होगा कि 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 8th शेड्यूल में नेशनल लैंग्वेजेस मेंशन हैं और आज के डेट में देयर आर 22 national languages which are included in the 8th schedule of the constitution. Next, Rajya Sabha deputy chairperson. Now article 89 of the constitution, ये बहुत important है। article 89 of the constitution of India ये कहता है कि जो राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन होंगे। आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा में एक चेयरमैन होते हैं जो एक्स ऑफिशियो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। उसी तरीके से एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं अंडर आर्टिकल 89। तो हरिवंश नारायण सिंह ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे और 14 सितंबर को ही हैज बीन री इलेक्टेड, इससे पहले भी यही थे, री इलेक्टेड एज राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। अब हरिवंश नारायण सिंह जो थे वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे और इनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे फॉर दिस पोस्ट वाज मनोज झा। मनोज झा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के एमपी हैं और वॉइस वोट से हरिवंश नारायण सिंह जो है he has been re-elected as the राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। इसके बाद एक कमेटी है श्री के.एन. दीक्षित कमेटी। के.एन. दीक्षित जी जो हैं ही इज चेयरमैन ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोनों ने मिल करके एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और इस एक्सपर्ट कमेटी का काम होगा कि वो इंडियन कल्चर को स्टडी करेंगे, खासकर एंशिएंट इंडियन कल्चर को। और इसमें 16 मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया है और इसके चेयरपर्सन होंगे श्री के.एन. दीक्षित। तो इसे इसीलिए के.एन. दीक्षित कमेटी भी कहते हैं।
अब इस कमेटी का काम होगा कि ये 12,000 साल पहले से लेके आज तक के जो इंडियन कल्चर का ओरिजिन है, इवोल्यूशन है, उसको स्टडी करेंगे। अब आपको बता दें कि जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो 1861 में स्टैब्लिश हुआ था और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था। अब ये 12,000 साल पहले इसलिए चूज किया गया है क्योंकि वो मेसोलिथिक एरा था और इंडिया में जो मेसोलिथिक एरा का जो सेटलमेंट है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहां पर पाया जाता है। तो ये सारा चीज इम्पोर्टेंट है कि दीक्षित कमेटी और अलेक्जेंडर कनिंगम जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया था, मेसोलिथिक एरा और भीमबेटका। उसके बाद पर्सन इन न्यूज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है योशिहाइडे सुगा। तो योशिहाइडे सुगा ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। वो अब उनको उनकी जगह योशिहाइडे सुगा जो है वो इलेक्ट हुए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। आपको इनके बारे में बता दें कि ये जो जापान के पार्लियामेंट है, जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, DIET। वो बाइकैमरल, जैसे हमारे यहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, दैट इज 2 हाउस है। उसी तरीके से जापान में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और उसको डाइट कहते हैं। और ये डाइट के सदस्य चुने गए थे फर्स्ट टाइम 1996 में योशिहाइडे सुगा। और जो जापान में मोनार्की चलती है, दैट इज एम्परर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और अभी जो चल रही है नारूहितो जो है वो करंट एम्परर हैं जापान के, और क्रिस्थैमम थ्रोन जो है वो अभी इंपीरियल सीट है। तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि योशिहाइडे सुगा जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। उसके बाद दिवस में ही एक और आते हैं सितंबर 16 विच इज वर्ल्ड ओजोन डे। आप सबको पता होगा कि ओजोन क्या है, एक लेयर है एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं उससे हमें बचाते हैं। बट 1976 में ये फाइंड आउट किया गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उसके कारण बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के साथ मिल करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, दैट वाज इन ईयर 1987। So 1987, this is one of the most important protocol। तो इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया था कि सारे कंट्री मिल करके ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकेंगे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ये भी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए से रिलेटेड है और ये 1987 में बनाया गया था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओनली सिर्फ एक ही यूनाइटेड नेशन का ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशन के हर एक कंट्री ने, 197 कंट्री हैं, हर एक कंट्री ने इसे रेक्टिफाई किया हुआ है। तो वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेशन इज ऑन सितंबर 16 और ये 1994 से मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ध्यान रखना है अब्राहम एकॉर्ड। नाउ इजराइल में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, सर्टेनली एट अमेरिका के लीडरशिप में या अमेरिका के इंटरवेंशन से। अब अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है इजराइल, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। ये एक पीस एग्रीमेंट है और जिसमें कि बहरीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को
रिकॉग्निशन दिया है। दे विल एक्सचेंज देयर एम्बेसडर्स, और वो साथ साथ काम करेंगे ट्रेड, टूरिज्म, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी के क्षेत्र में। एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और उसके नेबरिंग कंट्रीज में, जिसमें कि बहरीन और यूएई एक टाइम इजराइल के अगेंस्ट वॉर भी किए हैं। तो अब विद द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, जिसमें कि बहरीन और यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है और इजराइल के साथ मिल करके अब वो राजनयिक संबंध भी स्टैब्लिश करेंगे। नेक्स्ट इज कि पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग, जो हमारा पार्लियामेंट है जिसको हम लोग संसद कहते हैं, उसका एक नया बिल्डिंग बनने वाला है, और ये बिल्डिंग जो है वो टाटा ग्रुप बना रही है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बिडिंग के थ्रू होता है, तो जो लोएस्ट बिडर था दैट वाज टाटा ग्रुप, और उससे उससे थोड़ा ज़्यादा था दैट वाज ऑफ L&T। L&T को नहीं मिला, रेदर टाटा ग्रुप को मिला। तो टाटा ग्रुप जो है वो एक सेंट्रल विस्टा बनाएगी, और सेंट्रल विस्टा में एक पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनेगा जो ट्रायंगुलर पार्लियामेंट होगा, और 1400 सीटिंग अरेंजमेंट्स अब रहेंगे इस पार्लियामेंट में। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा, और एक जो राजपथ है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, उसको भी रिवैम्प किया जाएगा। सो टाटा ग्रुप इज मेकिंग द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। उसके बाद एक और इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो कंट्रीज को रैंक करती है 3 क्राइटेरिया पे, एक तो सर्वाइवल, दूसरा एजुकेशन और तीसरा हेल्थ फैसिलिटी। अब ये जो है ये स्कोरिंग करती है फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें और इसी बेस पे वो कंट्रीज को रैंक कर रही है। तो इस बार इंडिया को जो इन्होंने रैंक दिया है दैट इज 116। तो इंडिया का रैंक जो है 116 है। पिछले साल जो है इंडिया का रैंक 115 था। नाउ ये जो डाटा है 174 कंट्रीज से कलेक्ट किया गया है, और 174 कंट्रीज में जो है के बेसिस पे जो डाटा कलेक्ट किया गया है, उसमें इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एजुकेशन है, हेल्थ है और सर्वाइवल है, दैट इज लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, ये इस बेस पर यदि इंडिया को हम स्कोर करें फ्रॉम 0 to 1, तो इंडिया को 0.49 मार्क्स आए हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंडिया का रैंक 116। दूसरा एक और इंडेक्स है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। अब सबसे पहले आपको बता दें स्मार्ट सिटी कौन सा सिटी कहलाता है। स्मार्ट सिटी वो सिटी होते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो इस बेसिस पे जो सिटीज को रैंक किया गया है, वो उस रैंकिंग में सिंगापुर हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन, और इंडिया का जो हाईएस्ट रैंक आया है वो हैदराबाद का आया है, जिसका पोजीशन है 85, और उसके बाद न्यू दिल्ली का है, इसका ग्लोबल पोजीशन है 86। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप रैंकिंग सिंगापुर का है, इंडिया में हैदराबाद का 85 रैंक है, और उसके बाद न्यू दिल्ली का 86 है। नेक्स्ट इज कोसी महासेतु ब्रिज। अब ये कोसी महासेतु ब्रिज जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को नॉर्थ इंडिया से जोड़ने का काम करता है, एंड एज महासेतु ब्रिज है तो कोसी के ऊपर है तो कोसी पे ही होगा। ये जो इंडिया का चिकन नेक है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि अल्सवे जो ट्रेन को या रेलवे लिंक है उसको थ्रू मालदा एंड कटिहार
करना पड़ता है, बट ये इस ब्रिज के थ्रू इन दोनों का जो है डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। नाउ ये निर्मली और भापताही के बीच में ये बनाया गया था राइट इन 1887 में, दैट इज अंग्रेजों के ही समय में। बट 1934 में एक फ्लड आया जिसके कारण ये टूट गया, और चूंकि रिवर जो कोसी है उसमें हर एक साल आता रहता था, तो 1934 के बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ था। 2003 में तब के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस ब्रिज का, कोसी महासेतु ब्रिज का फाउंडेशन रखा था, और उसको इस 18 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया टू द नेशन। So that's all for this week. Thank you.